हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ पवन चौधरी. वेलकम टू अनअकैडमी ज्ञान कोश. सो दिस इज़ द सेकंड लेक्चर. MPGS का जो सीरीज़ था, मध्य प्रदेश जनरल स्टडीज़ की सीरीज़ था, उसका दूसरा लेक्चर है. पहले लेक्चर अगर आपने नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में आपको पहला लेक्चर जो है उसका लिंक मिल जाएगा, और उसके अलावा डिस्क्रिप्शन में आपको पूरा जो प्लेलिस्ट है वो प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा. ये दूसरा लेक्चर है MPGS का. तो पहले लेक्चर में जनरल इंट्रोडक्शन देखा था, बहुत ही जनरल चीज़ें मध्य प्रदेश के बारे में जो हो सकती हैं वो देखेंगे. काफ़ी इंटरेस्टिंग कोर्स होने वाला. ये तो दूसरा ही लेक्चर है. ऐसे तकरीबन 30 से 40 जो लेक्चर्स हैं वो मैं आप लोगों के सामने लेके आऊँगा. और एक MPGS आपके सभी एग्जाम्स के लिए, चाहे MPPSC हो, MPSI हो, आपके जेल प्रहरी हो, कांस्टेबल हो, लेबर इंस्पेक्टर हो, जितनी भी मध्य प्रदेश की वर्ग 3 वगैरह का एग्ज़ाम हो, आपका संविदा का, तो सभी एग्ज़ाम्स के लिए MP जो GS है, जनरल स्टडीज़ है, वो यहीं से कवर होगा. हम इसको GK नहीं बोलेंगे क्योंकि जनरल स्टडीज़ है तो नॉलेज नहीं है, ये स्टडी है. तो थोड़ा डिटेल में हम उसको देखेंगे. GK जो होता है वो तो आपको स्टेशन पे 5-5, 10-10 रुपये की किताबें मिलती है, वो GK होता है ना. तो ये स्टडी है, हम उसको पूरा आकलन करेंगे. तो बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम इन द मध्य प्रदेश. अब हिंदी और अंग्रेजी दोनों के अंदर ये क्लासेस होने वाली हैं, है ना. स्लाइड जो है आपको दोनों मिलेगी, और एक मिनट, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको स्लाइड मिलेगी ताकि दोनों मीडियम के जो बच्चे हैं वो पढ़ सके. तो कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम या संवैधानिक जो प्रणाली है मध्य प्रदेश के अंदर, जिसको मध्य प्रदेश का पॉलिटी आप बोल सकते हो, राज व्यवस्था बोल सकते हो, ठीक है. तो राज व्यवस्था वैसे तो पूरे देश में एक जैसी ही होती है, लेकिन मध्य प्रदेश के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स वगैरह देखेंगे इस लेक्चर में. स्पेशली हम मध्य प्रदेश के जो गवर्नर हैं, मध्य प्रदेश के राज्यपाल हैं, उन गवर्नर्स के बारे में बात करेंगे कि मध्य प्रदेश के कौन गवर्नर हुए, कौन क्या क्या चीज़ें हैं मेन. तो गवर्नर के बारे में, फिर अगले लेक्चर में फिर मुख्यमंत्री, ऐसे करके कुछ कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स जो हैं वो हम एक एक करके देखेंगे, ताकि एकदम से आपके ऊपर बर्डन जो है वो पॉलिटी का ना पड़ जाए. क्योंकि पॉलिटी बहुत बड़ा टॉपिक है, उसके 5 से 6 अलग अलग लेक्चर्स बनेंगे. इकट्ठा बनाऊंगा तो वो शायद हो सकता है कि आपको 2-2.5 घंटे का लेक्चर बन जाए, जो थोड़ा सा बल्कि हो जाएगा. छोटे छोटे पार्ट में पढ़ेंगे, बेहतर रहेगा. चलिए फटाफट बता देता हूँ कौन कौन से कोर्सेज चल रहे हैं अनअकैडमी पे. MPPSC मेंस पेपर 2 का एक नया कोर्स जो है वो 10 अक्टूबर से स्टार्ट होने वाला है. उसके बाद आपका पेपर पॉलिटी का एक कोर्स चल रहा है. उसके बाद आपका पेपर 4 का एक कोर्स जो है वो ऑलरेडी रनिंग है. आपका MPPSC इकोनॉमी के लिए, इंडियन इकोनॉमी के लिए आपका जो पेपर 2 है उसका पार्ट B का टॉपिक नंबर 1 है. तो वो पूरा कोर्स मैं इसको साथ में प्रीलिम्स भी कवर करूंगा. उसके बाद हिस्ट्री आपका प्री और मेंस के लिए, तो सॉरी सिर्फ मेंस के लिए आपका पेपर 1 है. तो पेपर 1 का पार्ट A है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट कोर्स है. तो ये मिडिवल हिस्ट्री का कोर्स अभी चल रहा है, इसके अंदर एंशिएंट हो चुका है. उसके बाद 2019 के लिए पेपर 3 और पेपर 1. आप प्लस के लिए मेरा जो कोड है पवन लाइव, ये कोड का आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है. ये कोड उसके बाद अनअकैडमी की जो प्राइजेज़ हैं वो बहुत ही जल्दी बढ़ने वाली हैं. तो उसके पहले जब प्राइस बढ़े तो 1 अक्टूबर के आसपास शायद प्राइस बढ़ जाएगा, तो उसके पहले आप रिन्यू कर लें. ओके. इसमें आपको जो बाई मंथली जो करंट अफेयर, उसके बाद प्रैक्टिस सेशन का 7000 क्वेश्चन का पूरा सीरीज़, उसके बाद हिंदी और अंग्रेजी में पूरे प्रिपेयर्ड नोट्स आपको मिलेंगे. इंग्लिश मीडियम के जो बैचेस हैं MPPSC प्री और मेंस के लिए, तो वो बैचेस आपको मिल जाएंगी. तो कई सारी नई चीज़ें मिलने वाली. एग्जिस्टिंग जो स्टूडेंट हैं, लर्नर्स हैं, वो भी चाहे तो उसको रिन्यू करवा सकते हैं अपने सब्सक्रिप्शन को, ताकि ज़्यादा वाली प्राइस उनको ना देना पड़े. चलिए तो बात करते हैं मध्य प्रदेश के गवर्नर की, मध्य प्रदेश के राज्यपालों की. उसके पहले हम बात करते हैं स्टेट के अंदर जो राज्य के अंदर जो राज्य व्यवस्था होती है. तो किसी भी स्टेट में, थ्रू आउट द स्टेट, मतलब पूरे भारत के अंदर जो है पूरा सेम सिस्टम है कि जो स्टेट होता है, राज्य होता है, उसके 3 ऑर्गन्स होते हैं, 3 अंग होते हैं. एक एग्जीक्यूटिव होता है, कार्यपालिका हो गया, दूसरा न्यायपालिका हो गया, और तीसरा जो है आपका विधायिका हो गया, या जिसको हम बोल सकते हैं यहाँ पे, हम इसको विधानसभा बोल सकते हैं, इसको हाईकोर्ट बोल सकते हैं, और इसको हम सरकार, और सरकार का जो पूरा तंत्र है जिसके अंदर आपके मुख्यमंत्री और गवर्नर और सब आते हैं, तो वो आपके होते हैं. तो एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी, 3 पार्ट में हम किसी भी स्टेट के, जो इंडिया के अंदर स्पेशली, हम डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है. अब उसका जो स्टेट है या राज्य है, तो कॉन्स्टिट्यूशन का जो पार्ट 6 है, भाग 6 है, तो संविधान का जो भाग 6 है, उस भाग 6 के अंतर्गत जो है आपका जो गवर्नमेंट है, राज्यों में सरकारें बनती हैं. जम्मू कश्मीर को छोड़ दें तो बाकी सभी राज्यों में वो एप्लीकेबल होगा. उसके बाद जो राज्यपाल हैं, या उसके बाद स्टेट एग्जीक्यूटिव की हम बात करें, राज्य की कार्यपालिका की बात करें, तो अनुच्छेद 153 से लेके 167 तक, 167 तक जो स्टेट एग्जीक्यूटिव है, राज्य कार्यपालिका की यहाँ पे बात की गई है. तो ये संविधान के आर्टिकल याद रखना, एग्जाम में आपको पॉलिटी में भी काम आएगा और वैसे भी काम आएगा, ठीक है. तो दिस इज द पार्ट ऑफ द पार्ट 6. उसके अंदर 153 से लेके 167 तक, ठीक है. ओके. अब उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट के, ये राज्य सरकार या स्टेट एग्जीक्यूटिव बोलेंगे, तो उनके कौन कौन से फंक्शंस हैं, उनके कौन कौन से पार्ट हैं. तो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट मुख्यमंत्री होता है. उसके बाद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या मंत्रिमंडल होते हैं, और उसके बाद एडवोकेट जनरल जो है, जो एडवोकेट जनरल आप बोलोगे कि आपके महाधिवक्ता होते हैं, और साथ में आपके गवर्नर होते हैं. तो 4 भाग वहाँ पर आपको होते हैं, ठीक है. अब गवर्नर की बात करने के पहले कि मध्य प्रदेश के गवर्नर कौन रहे या क्या चीज़ें हैं, उसके पहले जो गवर्नर हाउस है, जो भोपाल के अंदर एक
बड़ा सा गवर्नर हाउस बना है, उसका इतिहास क्या है, उसकी हिस्ट्री क्या है, तो उसको लाल कोठी कहा जाता है। जनरली जो पुराने लोग होंगे उनको पता होगा, अपने मम्मी पापा या दादा दादी से पूछना, तो वो उसको लाल कोठी बोलते होंगे। तो जो लाल कोठी है उसका इतिहास क्या है, द बर्थ ऑफ द लाल कोठी। ठीक है, अब थोड़ा सा अगर मैं इतिहास में पीछे जाऊँ, क्योंकि एमपी हिस्ट्री जब हम पढ़ेंगे तो भोपाल स्टेट का इतिहास भी हम पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा अगर मैं इतिहास में पीछे जाऊँ तो जो पूरा भोपाल वाला एरिया था एक समय गौंड लोगों के पास में कब्जे में हुआ करता था, उसके पहले परमार्स के पास में हुआ करता था। उसके बाद जो अफगानी लोग थे उन्होंने जब हमला करके इस पूरे एरिया को एक्वायर किया, और उस समय पे भोपाल के अंदर जो नई एक राज व्यवस्था है, एक नई राज व्यवस्था वहाँ पर आपको एस्टैब्लिश हुई। ठीक है, तो उस राज व्यवस्था के अंतर्गत जब बेगमों का रूल आया भोपाल में, द बेगम रूल जब भोपाल में आया, तो बेगमों के रूल के टाइम पर जो उन्होंने अंग्रेजों के साथ में एक संधि की 1818 में, 1818 में रायसेन का संधि किया, और उस रायसेन की संधि के अंतर्गत जो भोपाल स्टेट है वो अंग्रेजों के साथ में सहायक संधि या जो सब्सिडरी अलायंस है, उस सब्सिडरी अलायंस के अंदर वहाँ पे चला जाता है। ठीक है, तो उस समय पे जो राजा हुआ करते थे नवाब मेजर मोहम्मद खान, है ना, 1816 से लेकर 1819 तक, तो इन्होंने 1818 में जो संधि है अंग्रेजों के साथ में, वो अंग्रेजों के साथ में रायसेन की संधि की, ताकि अंग्रेजों के ऊपर कोई प्रेशर ना हो। अब उसका रीज़न क्या था वो हम इतिहास में देखेंगे, अभी थोड़ा सा बता देता हूँ कि ये संधि करने का रीज़न क्या था। कि इनके आसपास कई सारे स्टेट थे। 1818 में, 1818 में आपको पता है कि थर्ड एंग्लो मराठा वॉर आपका हुआ था, और उसके बाद आपके चाहे वो होलकर हों, सिंधिया हों, पंवार हों, आपके देवास के और धार के, सब लोगों ने अंग्रेजों से संधि कर ली थी। तो इनको डर था कि एक तरफ मेरा जो है वो आपका भोपाल के स्टेट के आसपास एक तरफ आपके मराठास हैं, आप एक तरफ सिंधियास हैं, एक तरफ होलकर्स हैं, तो कभी अटैक ना करते हैं, तो अंग्रेजों के साथ में जाके मिल जाते हैं और संधि वहाँ पर आपको हो जाती है। और जब संधि होती है तो संधि होने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट सीहोर में कंटोनमेंट है, या सीहोर के अंदर एक जो छावनी है वो छावनी स्थापित करते हैं। और उसके बाद इनका जो एक अधिकारी है जिसको हम पॉलिटिकल एजेंट या राजनीतिक एजेंट बोलेंगे अंग्रेजों का, तो वो जो पॉलिटिकल एजेंट है वो राज्य में रहेगा, स्टेट में रहेगा, और राज्य की जितनी भी पॉलिटिकल चीज़ें हैं, राजनीतिक जो हस्तक्षेप है वो करना उसका वहाँ पर आपका काम रहेगा। तो उसके लिए जो बिल्डिंग बनाना जरूरी है, कितना बड़ा अधिकारी यहाँ पर आपको रहेगा, तो उसको रहने के लिए एक बिल्डिंग वहाँ पे होना चाहिए, और उसको रहने के लिए जो राजभवन का भी बिल्डिंग है जिसको हम लाल कोठी बोलते हैं, उस लाल कोठी को वहाँ पर उसका स्थापना की गई। तो 1818 में उस समय आपकी जो नवाब जो शाहजहाँ बेगम थी, जो भोपाल के समय में बेगम हुआ करती थी, आपको पता होगा 4 बेगमों का रूल रहा है 1926 तक। तो उनमें से पहली जो जो आपकी बेगम हुआ करती शाहजहाँ बेगम, उन्होंने 1880 में 1880 में जो लाल कोठी है उसका निर्माण वहाँ पे शुरू करवाया, क्योंकि वहाँ पे गवर्नर जो है वो जो पॉलिटिकल एजेंट है उनको रहने के लिए, और लाल कविलू से बना हुआ, ये पूरे लाल कविलू होते हैं, कविलू एक तरीके से जो खपरेल जिसको आप बोलते हो, तो उससे ये बनाया गया। और वो पूरा अंग्रेजों के टाइम पर रेड कलर काफ़ी इंपॉर्टेंट था उनकी बिल्डिंग्स पे, तो उनका जो आर्किटेक्चर था तो रेड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो लाल कोठी पूरा उसको बनाया गया। और ये समय पे जो पॉलिटिकल एजेंट है जो भी वहाँ पर स्थित होता था, उस पॉलिटिकल एजेंट का वहाँ पर ऑफिस होता था। सबसे इंपॉर्टेंट जो गवर्नर जो पॉलिटिकल एजेंट था, सबसे कंट्रोवर्शियल जो था, वो लॉर्ड ग्रिफिन था। उसके बारे में जब हम भोपाल पढ़ेंगे तो ग्रिफिन के बारे में बताऊंगा कि वो इतना क्यों इंपॉर्टेंट है, या वो ग्रिफिन गर्दी क्या थी उस समय पे, ग्रिफिन ने किस प्रकार से जो है वो स्टेट के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट की थी, वो सब इतिहास के अंदर हम वहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है, अब उसके बाद जो पूरा आर्किटेक्चर है तो पूरा यूरोपियन आर्किटेक्चर के ऊपर बता था, जो आपको फोटो में दिखाया था। तो इस प्रकार के जो लाल कलर के जो खपरेल है, अंग्रेजी कविलू भी उनको बोला जाता है, तो उसका उपयोग करके उस पूरी बिल्डिंग को बनाया गया। और जो कविलू बोलते हैं जनरली, उसको आप लोग शायद खपरेल बोलते होंगे, दोनों नाम उसके हैं। तो ऑस्टिन कुक नाम के एक फ्रेंच आर्किटेक्चर थे, उन्होंने उस पूरी बिल्डिंग का निर्माण जो है पूरी बिल्डिंग का निर्माण किया था। और उसके बाद आज़ादी के बाद ऑब्वियसली बात उसको जो है वो मध्य प्रदेश जो है उसने वहाँ पर आपको अडॉप्ट कर लिया। तो उस प्रकार से उस बिल्डिंग का निर्माण हुआ। ठीक है, उसका निर्माण हुआ। अब उसके बाद सेम जो राजभवन है या गवर्नर हाउस, जिसको आप जो पॉलिटिकल एजेंट का हाउस बोल सकते हो, तो सेम हाउस उस समय पे 1887 में राजभवन जो है पचमढ़ी के अंदर बनाया गया। तो वो भोपाल में तो रहते ही थे, उसके बाद समर के अंदर या आपकी गर्मी के अंदर वो फिर भोपाल वहाँ पे पचमढ़ी चले जाते थे। पचमढ़ी होशंगाबाद में है, जो उस समय पे भोपाल का ही पार्ट हुआ करता था। ठीक है, अब उसके बाद जब आज़ाद हो गए, तो आज़ाद होने के बाद ये परंपरा कंटिन्यू रही। 1950 में जब फिर आपके पहले गवर्नर वगैरह आए, तो फिर उन्होंने एक परंपरा बनाई कि समर के टाइम पर या जो आपकी गर्मी का टाइम होता है, उस दिन जो पूरा राजभवन है, पूरी जो विधानसभा सब कुछ है, वो
कुछ समय के लिए पचमढ़ी चली जाती थी, तो गवर्नर और मुख्यमंत्री और सब कुछ वहाँ पे होते थे, तो वो राजभवन वहाँ पे भी निर्माण किया गया। अभी भी वो बिल्डिंग जो है वहाँ पर इस्टेब्लिश है। लेकिन 1967 में 1967 के अंदर जो पचमढ़ी है उसको आखिरी बार मध्य प्रदेश का समर कैपिटल बनाया गया। रीज़न क्या था कि कैपिटल शिफ्ट करने में काफ़ी ज़्यादा खर्चा होता था। तो लास्ट टाइम आपके जो जब DP मिश्रा थे मध्य प्रदेश के गवर्नर, तो उनके टाइम पर आखिरी बार मध्य प्रदेश की जो कैपिटल है वो कुछ समय के लिए वहाँ पर शिफ्ट की गई। ये वैसे ही है जैसे जो जम्मू कश्मीर में है कि जम्मू जो है वो समर कैपिटल है, वो विंटर कैपिटल है, और जो श्रीनगर है वो समर कैपिटल है। सेम यही सिस्टम मध्य प्रदेश के अंदर भी था। लेकिन 1967 में जब गोविंद नारायण सिंह मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और DP मिश्रा मध्य प्रदेश के गवर्नर थे, तो उनके टाइम पर आखिरी बार ये जो चेंज है, ये बदलाव है, वो आखिरी बार वहाँ पर आपको किया गया था। ठीक है, खैर उसके बाद हम आज़ाद होते हैं। आज़ाद होने के बाद 1949 में 1949 में तो भोपाल मध्य प्रदेश का मतलब भारत का पार्ट बनता है। उसकी पूरी इतिहास, विलीनीकरण और क्या था वो सब मैं आपको आगे आने वाले लेक्चर्स में आपको बताऊंगा। तो मध्य प्रदेश भोपाल 1 जून 1949 को मध्य प्रदेश का जो भाग है, मध्य प्रदेश का भाग बनता है। और उसके बाद फिर वहाँ पर एक चीफ कमिश्नर, या आप बोल सकते हो कि मध्य प्रदेश के अंदर एक चीफ कमिश्नर उसको बोला जाता था, तो वो चीफ कमिश्नर का पद वहाँ पर क्रिएट किया गया। संविधान जब बना तो संविधान में 4 अलग अलग स्टेट थे, पार्ट A, पार्ट B, पार्ट C, पार्ट D। तो उसमें भोपाल जो है पार्ट C बनाया गया, जहाँ पर जो चीफ कमिश्नर हुआ करते थे उसको वो वाला भाग बनाया गया जहाँ पे चीफ कमिश्नर थे, पार्ट C स्टेट था। तो भोपाल को पार्ट C स्टेट बनाया गया। और समय पे उसमें जो VP मेनन थे, VP मेनन वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, और VP मेनन जो थे उन्होंने पूरा जो इंटीग्रेशन जो है वो सरदार पटेल के साथ में मिलके किया था। तो वो भोपाल आते हैं, पूरी राज व्यवस्था पूरा देखते हैं, राजा को समझाते हैं। जो समय नवाब हमीदुल्ला राजा हुआ करते थे भोपाल के, तो उनके साथ में बातचीत वहाँ पे होती है। और उसके बाद 250 साल का जो इतिहास है वो पूरा इतिहास यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। ये सब मैं क्यों बता रहा हूँ, उसका रीज़न यहाँ पर ये है कि जब हम भोपाल की बात कर रहे हैं, लाल कोठी की बात कर रहे हैं, गवर्नर हाउस की बात कर रहे हैं, तो थोड़ा सा उस एरिया का इतिहास हमको पता हो कि क्या क्या चीज़ें वहाँ पर आपको हुई थी। ठीक है, वरना गवर्नर के नाम तो आपको वैसे भी अवेलेबल है नेट पे, जाके आप पढ़ लोगे, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो हमीदुल्ला समय के आखिरी शासक हुए और उन्होंने फिर सरेंडर किया। उन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ वैक्सेशन या विलय पत्र पे साइन किया। उस समय भोपाल, रायसेन और सीहोर, ठीक है, ये पूरा जो एरिया था, और रायसेन के अंदर उस समय होशंगाबाद और पूरा एरिया आया करता था। तो भोपाल, रायसेन और सीहोर ये तीनों उस समय डिस्ट्रिक्ट उसके अंदर हुआ करते थे, और उनको मिला के भोपाल स्टेट जो है, भोपाल राज्य बनाया गया। ठीक है, और उस समय भोपाल राज्य की खुद की अपनी अलग विधानसभा थी। विधानसभाओं के बारे में हम अगले लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, ओके। तो 1 जून 1949 को भोपाल नया स्टेट बनाया गया। अब उसके बाद जो बाकी जो एरिया है, 1950 में जब इलेक्शन, 52 में जब इलेक्शन हुए, तो 50 में संविधान के हिसाब से आपके मध्य प्रदेश के अंदर जो है वो पहले गवर्नर वगैरह बनाए गए, वो सब चीज़ें आपकी हुई। ठीक है, तो 56 के बाद मतलब वो पूरा सब चीज़ें हुई। तो उसके पहले जो मध्य प्रदेश, जो भोपाल स्टेट था, भोपाल राज्य था उस समय का, ठीक है, उस समय पहले जो उसके ऑफिसर थे, पहले उसके जो चीफ कमिश्नर थे, वो NB बनर्जी बने, है ना, बैनर्जी आप बोल सकते हो। उनका कार्यकाल जो था 1949 से लेकर 30 जून 1950 तक था। उसके बाद श्री विश्वनाथन बने, वो भी ICS ऑफिसर थे, 1950 से लेकर 3 मार्च 1952 तक। उसके बाद PK भार्गव है, वो बने 4 मार्च 52 से लेकर 54 तक। और फिर आखिरी आपके जो है भगवान सहाय हैं, तो 1954 से लेके 1956 तक, और दिसंबर 1956 तक वहाँ पे रहे। फिर आपको पता ही है कि नवंबर में जो है वो 1 नवंबर को तो मध्य प्रदेश बन ही चुका था। फिर उन्होंने पूरा हैंडओवर करके वो चले गए, और फिर मध्य प्रदेश के जो राज्यपाल हैं उन्होंने पूरा अक्वायर यहाँ पे कर लिया। तो 1 नवंबर 1956 से फिर प्रॉपर तरीके से जो गवर्नर है, गवर्नर बनेंगे, और पूरे मध्य प्रदेश के गवर्नर होंगे। ये भोपाल वाला इसलिए बताया क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आने की वो संभावना है, क्योंकि उसने सब कुछ चीज़ें पूछ चुका है, शायद यहाँ से कुछ क्वेश्चन वहाँ पर पूछ ले। ठीक है, खैर उसके बाद मध्य प्रदेश राज्य बनता है 1 नवंबर 1956 को, और 4 स्टेट कौन कौन से जो उनको मिला के मध्य प्रदेश बना वो हम पहले देख चुके थे, आगे एक बार और देखेंगे। तो जो राजभवन है, तो राजभवन को जो एक तरीके से सितंबर 1956 के अंदर उनको शपथ दिलाई गई, आपके पट्टाभी सीतारामैया को, और उसके बाद प्रॉपर तरीके से जो है मध्य प्रदेश स्टेट वहाँ पे क्रिएट हुआ। और उसके जो गवर्नर है, तो लाल कोठी में गवर्नर जो है मध्य प्रदेश के राज्यपाल हैं, उन्होंने रहना वहाँ पर आपको शुरू किया ना। बीबी पट्टाभी सीतारामैया हैं, वो मध्य प्रदेश के पहले गवर्नर थे, जिन्होंने उस समय वहाँ पर आपको शपथ वहाँ पर लिया था। ठीक है, तो ये उसी का इमेज है उस समय का। ठीक है, अब कौन कौन गवर्नर हुए, इनका नाम थोड़ा सा आप सुन लो, याद रहेगा, क्योंकि कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं कि इनमें से कौन मध्य प्रदेश के गवर्नर थे, कौन नहीं थे, तो लिस्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहले आपके BP सिद्धारमैया थे, पहले गवर्नर 56 में। उसके बाद आपके हरिविनायक पाटस्कर, फिर आपके जो KC रेड्डी हैं, उसके बाद आपके PV दीक्षित, देन आपके KC रेड्डी फिर से वहाँ पर आपको बने। ठीक है, उसके बाद सत्यनारायण सिन्हा, देन
निरंजन नाथ वांचू, देन CM पुंचा और भगवती दयाल शर्मा, GP सिंह वगैरह। तो लंबी सी लिस्ट है, आप इस लिस्ट को खुद से ही पढ़ लेना, मैं रीड करूँगा उससे कोई मतलब नहीं है, बट एक बार आप रीड कर लेना पूरे लिंक को, ये पूरा लिंक कर लेना। अभी के समय पे आनंदीबेन जो पटेल हैं वो अभी के समय पे यहाँ पे मध्य प्रदेश की गवर्नर है। खैर, इससे इंपॉर्टेंट कई सारे फैक्ट्स हैं। जैसे मध्य प्रदेश के अंदर क्या होता है, किसी भी राज्य के अंदर जो राज्यपाल होता है, जो गवर्नर होता है, वो राज्य की जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, विश्वविद्यालय होते हैं, उन विश्वविद्यालय का कुलपति होता है। और उसका काम होता है बाकी कुलपतियों, बाकी जो उप कुलपति हैं या वाइस चांसलर है, उन वाइस चांसलर का जो अपॉइंटमेंट है वो वाइस चांसलर का वहाँ पे अपॉइंटमेंट करना। तो उसी चरण में मध्य प्रदेश के जो गवर्नर हैं वो चांसलर के रूप में बाकी यूनिवर्सिटीज़ जितनी भी मध्य प्रदेश में है इंपॉर्टेंट, उनके गवर्नर का अपॉइंटमेंट कर, उनके उप कुलपति का अपॉइंटमेंट करते हैं। कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो आप देख सकते हैं, और ये हम आगे आने वाले लेक्चर्स में उसको और देखेंगे। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन आए कि मध्य प्रदेश की जो विश्वविद्यालय हैं उनका कुलपति कौन है, तो हमेशा गवर्नर उसका कुलपति वहाँ पे होता है। ठीक है, अब उसका कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। तो मध्य प्रदेश में अभी टोटल नंबर ऑफ जो इंडिविजुअल गवर्नर है या जो व्यक्तिगत राज्यपाल है, तो 28 राज्यपाल अभी तक आए हैं मध्य प्रदेश के अंदर। जैसे आनंदीबेन पटेल 2 बार आई तो उनको 2 बार काउंट किया जाएगा। ठीक है, तो पहले जो टोटल 28 लोग वहाँ पर आए हैं, उसके बाद 4 अभी तक जो है वो एक्टिंग गवर्नर बने हैं। एक्टिंग गवर्नर मतलब आपके कार्यवाहक राज्यपाल बने हैं, और 5 जो कार्यकाल हैं, 5 कार्यकाल हुए हैं, मतलब एक व्यक्ति के 2 बार हुए हैं, वो देखेंगे हम आगे। ठीक है, अब पहले गवर्नर जिन्होंने जो राज्यपाल भवन है उसके बाहर शपथ ली, तो BP सिद्धारमैया था। उन्होंने उस समय जो मिंटो हॉल था, मिंटो हॉल में शपथ ली थी। अब मिंटो हॉल का क्या इतिहास है वो भी आने वाले लेक्चर्स में हम आपको देखेंगे। उसके बाद सबसे यंगेस्ट गवर्नर है, सबसे जवान जो गवर्नर थी वो सरला ग्रेवाल थी, जो मध्य प्रदेश की पहली महिला गवर्नर भी रही हैं। ठीक है, ये बड़ी जो वास्तु वगैरह होता है उसको लेके बड़ा इनका वो था कि वास्तु वगैरह जो चीज़ें हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट थी। तो जब ये मध्य प्रदेश की गवर्नर बन के आई तो उस समय मध्य प्रदेश के जो राज्यपाल हाउस था उसके पूरे पर्दे और चादर वगैरह जितनी भी चीज़ें थी, सब कुछ चीज़ें उन्होंने अपने वास्तु के हिसाब से बदला दी। काफ़ी ज़्यादा खर्चा किया, उसको लेके खैर उनको क्रिटिसाइज़ भी उस समय किया गया था, लेकिन ठीक है, अब इतिहास की बात है। सबसे जो एल्डेस्ट गवर्नर हैं, सबसे वृद्ध गवर्नर जो थे लालजी टंडन थे, जो 84 ईयर की एज में राज्यपाल बने, और उनकी अभी कुछ टाइम पहले डेथ भी हो गई। ओनली गवर्नर, इकलौते गवर्नर जो मध्य प्रदेश में पैदा हुए हैं, तो NN वांचू हैं, सतना से बिलोंग करते थे, तो फर्स्ट और ओनली गवर्नर हैं जो मध्य प्रदेश में पैदा हुए। फिर ओनली गवर्नर जो भारत के पहले बाहर पैदा हुए, इंडिया के बाहर पैदा हुए, तो भाई महावीर हैं, जिनका जन्म लाहौर के अंदर हुआ था। उस समय लाहौर भारत का ही पार्ट हुआ करता था। उसके बाद ओनली गवर्नर जिनको पब्लिक टाइटल या जो पद्म भूषण या ऐसे कोई अवार्ड है, भारत रत्न वगैरह मिला है, तो HV आपका पाटस्कर थे, जिनको पद्म विभूषण का जो अवार्ड है, पद्म विभूषण उनको दिया गया था। उसके बाद लॉन्गेस्ट सर्विंग या सबसे लंबे समय तक गवर्नर रहने वाले आपके HV पाटस्कर ही हुआ करते थे, जिनको 7 साल 7 महीने और 27 दिन तक गवर्नर रहे। और सबसे कम समय के लिए आप देखोगे तो BP सिद्धारमैया, जो सिर्फ 7 महीने के लिए और 12 दिन के लिए यहाँ पे गवर्नर है। जब ये गवर्नर थे तो इनका बोलना था मैं तो केंद्र सरकार का एजेंट हूँ, मेरे पास और कोई काम नहीं है। तो जितना भी काम था इन्होंने दिल्ली में बैठ के अपना काम किया, भोपाल वगैरह में ज़्यादा काम नहीं किया, तो सब कुछ काम दिल्ली से मैनेज करते थे। और कांग्रेस के बड़े नेता थे, तो उन्होंने सबसे बड़े जो बड़े नेता थे कांग्रेस के, उनको वहाँ पे एस्टैब्लिश किया ताकि प्रॉपर तरीके से हर चीज़ वहाँ पर आपको मैनेज हो जाए। ठीक है, उसके बाद सबसे कम समय के लिए फुल टाइम गवर्नर जो है वो PT वही हो गया आपका। ठीक है, ओके। उसके लॉन्गेस्ट सर्विंग एक्टिंग गवर्नर तो OP कोहली थे, 16 महीने तक आपके जो कार्यवाहक मुख्य जो राज्यपाल हैं मध्य प्रदेश के बने रहे। शॉर्टेस्ट सर्विंग एक्टिंग गवर्नर, जो एक्टिंग गवर्नर मतलब आपके कार्यवाहक जो राज्यपाल हैं, तो सबसे कम समय के लिए जो है वो आपके GP सिंह रहे, सिर्फ 6 दिन के लिए उनको बनाया गया। उसके बाद पहले गवर्नर जिनको सिविल सर्विस बैकग्राउंड से थे, सिविल सर्विस बैकग्राउंड मतलब सिविल सर्विस थे, तो ये IAS उस समय ICS थे, NN वांचू, तो पहले ऐसे व्यक्ति बने। पहली महिला गवर्नर आपको पता ही है, सबसे पहली महिला और सबसे यंगेस्ट गवर्नर है, दोनों यहाँ पर है। उसके पहले गवर्नर जिनके टाइम पर राष्ट्रपति शासन मध्य प्रदेश में लगाया गया, तो वो आपके SN सिन्हा थे, सत्यनारायण सिन्हा, जिनके टाइम पर पहली बार गवर्नर शासन लगाया गया। ओनली गवर्नर जो चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, है ना, ये थोड़ा सा वियर्ड फैक्ट है लेकिन ठीक है, एक बार सुन लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। रामेश्वर ठाकुर जो थे वो CA थे, उनको बनाया गया। ओनली गवर्नर जो मेडिकल प्रैक्टिशनर थे, मतलब MBBS थे, तो BP सिद्धारमैया जो थे वो एक डॉक्टर की डिग्री उनके पास में थी। ओनली गवर्नर जिनको हिंदी नहीं आती थी, तो इट्स KC रेड्डी। इनका बड़ा इंटरेस्टिंग स्टोरी है KC रेड्डी का, कि जब ये गवर्नर बने तो पहली बार जब गवर्नर बने तो उस समय पर इनको जो एक मिनट कहाँ गया, ओके सॉरी,
ठीक है। तो पहली बार जब ये गवर्नर बने तो उस समय इनको विधानसभा में, आपको पता ही ना, विधानसभा में एड्रेस करते हैं, विधानसभा में अपना भाषण देना पड़ता है। तो इनका नंबर आया भाषण देने का कि अब विधानसभा में बजट सत्र है, उनको भाषण देना है। अब उस समय उन्होंने क्या करा कि उन्होंने जो दीक्षित थे, पीवी दीक्षित थे, उनको, जो उस समय पे चीफ जस्टिस हुआ करते थे मध्य प्रदेश के, उनको मध्य प्रदेश का एक्टिंग चीफ जस्टिस बना दिया, सिर्फ इसलिए कि उनको हिंदी में भाषण न देना पड़े। तो कुछ समय के लिए उनको बनाया गया जीपी दीक्षित को, और जैसे ही वो विधानसभा का कार्यकाल खत्म हुआ, मतलब जो भी उनका स्पीच वगैरह का टाइम पीरियड खत्म हुआ, फिर से जो रेड्डी हैं वो फिर से गवर्नर वहाँ पे बन गए। तो ये बड़ी वियर्ड फैक्ट होते हैं जहाँ पर इस प्रकार की चीज़ें होती हैं। तो सिर्फ इसी काम के लिए उन्होंने एक पर्टिकुलर टाइम के लिए उनको गवर्नर है, वो गवर्नर यहाँ पर आपको बनाया गया था, ठीक है। उसके बाद ओनली गवर्नर जो ऑफिस में जिनकी डेथ हो गई तो आरपी गुप्ता है, ठीक है। उसके बाद ओनली गवर्नर जिनको लोकसभा के मुख्य बाद में स्पीकर बने तो बलराम जाखड़ हैं, तो 7वीं और 8वीं लोकसभा के स्पीकर बने। खैर एक चीज़ यहाँ पर ये भी है कि जो आपके लालजी टंडन है तो उनका पद समाप्त हो गया था जब वो हॉस्पिटल में एडमिट थे, तो पता था कि काफ़ी एज हो गई है तो गवर्नर चेंज करने की ज़रूरत है। तो उनकी मृत्यु के पहले ही उनको गवर्नर पद से हटा के जो आनंदीबेन पटेल हैं उनको वहाँ पे गवर्नर बना दिया। तो वो अपने समय में या अपने कार्यकाल के टाइम पे उनकी डेथ नहीं हुई थी, ये आप याद रखना, आरपी गुप्ता, ठीक है। उसके बाद मध्य प्रदेश में जब राष्ट्रपति शासन लगा तो मध्य प्रदेश में 3 बार राष्ट्रपति शासन लगा है, ठीक है। पहली बार जो राष्ट्रपति शासन था एसएन सिन्हा के टाइम पर 1977 में लगा, ठीक है। उसके बाद दूसरी बार जो है वो 1980 में लगा, जहाँ पर आपके सीएम पुंचा गवर्नर बने। अब उस समय जब सीएम पुंचा ने राष्ट्रपति शासन लगाया उसके बाद उनका पद समाप्त हो गया था, टाइम पीरियड खत्म हो गया था। फिर जब दूसरी बार राष्ट्रपति शासन चल रहा था उसी टाइम पर भगवत दयाल जो शर्मा है, बीडी शर्मा है, वो गवर्नर यहाँ पे बने। तो राज्यपाल 2 हैं लेकिन जो गवर्नर का जो टाइम पीरियड है वो टाइम पीरियड सिर्फ 1 है। उसके बाद तीसरी बार जब लगा 1992 में तो उस समय आपके जो कुंवर महमूद अली खान थे वो गवर्नर बने मध्य प्रदेश के, और उन्होंने तीसरी बार राष्ट्रपति शासन लगाया। लेकिन उसके बाद भी उनका कार्यकाल खत्म हो गया। उनके बाद आपके मोहम्मद शफी कुरैशी आए थे, तो ये तीसरी बार है लेकिन जो है वो रूल एक ही कहलाएगा। ये दूसरी बार था लेकिन एक ही बार कहलाएगा, गवर्नर चेंज हो गए, ठीक है। तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा। तो गवर्नर वहाँ पे बदल गए थे, उसके कारण 5 गवर्नर हुए टोटल, लेकिन राष्ट्रपति शासन जो है वो सिर्फ 3 बार लगा। आई होप ये आपको जो क्लियर है वो क्लियर आपको हो गया होगा, ओके। उसके बाद मध्य प्रदेश के जो एक्टिंग गवर्नर हैं या फिर आपके जो कार्यवाहक राज्यपाल हैं, तो पहले कार्यवाहक राज्यपाल जो है वो पीवी दीक्षित थे जो 3/12/66 से लेके 9/2/1966 तक रहे। फिर दूसरे आपको जो है वो जीपी सिंह रहे, तीसरी बार भी फिर जीपी सिंह बने। बोला था ना 4 गवर्नर हैं, 4 एक्टिंग गवर्नर है, 5 टेन्योर हैं। तो जीपी सिंह का जो टेन्योर है वो 2 बार रहा। फिर एनडी ओझा बने 87 के अंदर कुछ समय के लिए, 28-29 दिन के लिए। फिर केएम सेठ, कृष्ण मोहन सेठ हैं, वो आपके बने 2004 में। उसके बाद आपके ओपी कोहली हैं जिनको एडिशनल चार्ज दिया गया, तो वो 2016 से लेकर 18 तक सबसे लंबे समय तक एक्टिंग गवर्नर के रूप में उन्होंने काम किया। तो कौन कौन एक्टिंग गवर्नर थे? पीवी दीक्षित, जीपी सिंह, एनडी ओझा, कृष्ण मोहन सेठ और ओम प्रकाश कोहली। ये 5 नाम जो है वो 5 नाम आप याद रखिएगा, ठीक है। तो ये बात हुई मध्य प्रदेश के गवर्नर की, उनसे इंपॉर्टेंट जो फैक्ट्स है उन इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे मध्य प्रदेश विधानसभा और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के बारे में। तो आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा, और पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए। और अनअकैडमी का जो प्लस सब्सक्रिप्शन है उसके लिए जैसा आपको पता है कि जो कोड है मेरा इट्स अ पवन लाइव, तो उस पवन लाइव का जो कोड का यूज़ है वो यूज़ कर सकते हैं। और अभी जल्दी कर ले, नहीं तो अगर डेट निकल गई तो आपको ज़्यादा कीमत यहाँ पर आपको देना पड़ेगी। और जो भी फैक्ट हैं ये अभी आज हमने देखे हैं, तो 27 सितंबर को मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो जो भी फैक्ट हैं 27 सितंबर के अकॉर्डिंग यहाँ पर वो देखे जाएंगे। हो सकता है फ्यूचर में जो भी पोस्ट चेंज हो तो अपने हिसाब से बदलाव जो है उसके अंदर कर सकते हैं। धन्यवाद।